नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बिहार में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है, हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं, महीनों तक जिंदगी के लिए जद्दोजहद चलती रहती है। तबाही के इस तंत्र को ध्वस्त करने का एकमात्र मंत्र है बांध का निर्माण, लेकिन दशकों से कोशिशों के बावजूद पड़ोसी देश नेपाल से इस मुद्दे पर बात नहीं बन पा रही है और बर्बादी की ये बाढ़ बिहार में तबाही मचा रही है। देखिए, मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने वाली एजेंसी एसडीआरएफ खुद बाढ़ पीड़ित हो गई है। जिले में बूढ़ी गंडक, बागमती, गंडक और लखनदेई नदियां हर साल तबाही मचाती हैं। इसलिए मुजफ्फरपुर के राज नारायण कॉलेज परिसर में एसडीआरएफ का स्थायी कैंप बनाया गया है, लेकिन बूढ़ी गंडक की बाढ़ में एसडीआरएफ का कैंप भी डूब गया है। कैंप में स्थित शौचालय, हैंडपंप, सबमर्सिबल पंप सभी डूबे हुए हैं। इस वजह से यहां रहने वाली 8 टीमों के जवानों और पदाधिकारियों की खुद की परेशानी बढ़ी हुई है, जिसके कारण सूचना मिलने के बावजूद रेस्क्यू के लिए इन जवानों को निकलने में देरी हो जाती है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुधीर कुमार। आपदा जब आती है तो एसडीआरएफ की टीम को लगाया जाता है कि वहां के लोगों को राहत दिलाया जाए, लेकिन मुजफ्फरपुर में बाढ़ के हालात ये हैं कि एसडीआरएफ टीम ही बाढ़ में फंस गई है। ये देखिए, ये मुजफ्फरपुर में एसडीआरएफ के लिए कैंप बनाया गया है। ये परमानेंट कैंप है, क्योंकि यहाँ के 16 प्रखंडों में से 12-13 प्रखंड बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं और बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित होती है, तो ये कैंप लगाया गया है। लेकिन इस कैंप को जरा कैमरा सहयोगी चारों तरफ पैन करके दिखाएंगे कि ये पूरी तरीके से जलमग्न है। यहाँ बूढ़ी गंडक की धारा का पानी आ गया है और जरा दिखाएंगे पैन करके कि चारों ओर यह एसडीआरएफ कैंप जो है डूब गया है। शौचालय की सुविधा नहीं है, यहाँ पानी की सुविधा नहीं है और यहाँ रहने वाले जो जवान हैं रेस्क्यू में निकलते हैं यहाँ किसी काम से अपने सामान के लिए, तो उन्हें भी इसी नाव के जरिए निकलना पड़ रहा है। हम कैंप के अंदर जा रहे हैं और आप देखिए कि इसी नाव के सहारे जा रहे हैं। जवान नवीन जी हैं, इनसे जरा हम लोग बात करेंगे। जरा इधर आइए, क्या स्थिति है? स्थिति तो यहाँ देख ही रहे हैं, बद से बदतर है। यह शौचालय सारा डूब चुका है। हम लोग का शौचालय बाहर था एक दो, वो भी डूब चुका है। बस सिंगल शौचालय है, उससे हम लोग को काम चलाना पड़ रहा है। और समरसेबल का पानी जो आ रहा था वो भी डूब चुका है। बिल्कुल समझ लीजिए कि हम लोग आपदा में मतलब खुद बाढ़ पीड़ित हैं। हम लोग खुद बाढ़ पीड़ित हैं। क्या नाम हुआ? नवीन कुमार। तो ये नवीन कुमार जी एसडीआरएफ के जवान हैं। जरा पीछे की तस्वीर एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए कि जो जवान यहाँ तैनात हैं, जिनके ऊपर लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, वो किस तरीके से बाढ़ से ग्रस्त हैं और उनकी परेशानी ये है कि शौचालय से लेकर पेयजल, इन तमाम चीज़ों का संकट इन लोगों को बरकरार है। और जब कभी किसी दूसरे को बचाने की ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें इसी तरीके से नाव से निकलना पड़ता है ताकि लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। तो कह सकते हैं कि बाढ़ में जिन्हें बचाने की जिम्मेदारी थी एसडीआरएफ की, वो खुद बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम सब लोग बैठ करके चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है, लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस की कीमतें जो हैं लगातार आसमान छूती जा रही हैं और इस कमर तोड़ महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन जो है वो मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। इसको लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है, बैठक की है कि आने वाले 18 तारीख को सभी बिहार के सभी प्रखंडों में इसका हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और आने वाले 19 तारीख को हर जिला मुख्यालय में
सभी हमारे साथी मिलकर के इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। यही मौजूदा सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार जो है, सत्ता में आने से पहले कहा करती थी कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को खत्म करेंगे। आज देख लीजिए हर एक चीजों की कीमतें जो हैं बढ़ती जा रही है। लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। कोरोना काल में भी लोगों का जो है मुश्किल से जो है लोग घर चला पा रहे हैं। कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कई दुकानें ठप पड़ गई हैं। और ऐसे दौर में जहां कच्ची तेल की कीमतें प्रति बैरल जो डॉलर होता है वो सस्ता है और लगातार जो है कीमतें पेट्रोल के हों, डीजल के हों, वो बढ़ाया जा रहा है। आप सब लोगों को पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर एक चीज़ों का कीमत जो है वो स्वाभाविक रूप से वो बढ़ता जाता है। ये जो लोग अच्छे दिन ला रहे थे, लोगों के बुरे दिन लाने का काम किया इन लोगों ने। जनता त्राहिमाम कर रही है और ऐसे दौर में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इस जनता की आवाज़ को बल देने का काम करेंगे और हर एक जगह इनकी आवाज़ों को उठाने का काम करेंगे। और हम लोगों की मांग भी रहेगी कि सरकार जो है जल्द से जल्द पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी गैस के दामों का या खाद के दामों का कीमतें जो आसमान छूती जा रही है, किसान परेशान है, तबाह हो चुका है, इन सारी कीमतों का जो दाम जो है कम किया जाए। और यही देश की जनता भी चाहती है। इस दौर में जहां इलाज को लेकर के लोगों का खर्चा बढ़ता जा रहा है, बोझ बढ़ता जा रहा है, भार बढ़ता जा रहा है, वहीं लोगों के खाने पर भी जो है अब मुसीबत आ गई है। तो इसलिए हम सब लोग मिलकर के ये फैसला लें कि 18 तारीख को सभी प्रखंड में और आने वाले 19 तारीख को सभी जिला मुख्यालय में हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस सवाल को लेकर के अगर आप लोगों का कोई सवाल रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, इसमें सब लोगों को निमंत्रण दिया गया है, चिट्ठी निकली है, उसमें सभी जो महागठबंधन के साथी हैं उन सभी साथियों को जिलाध्यक्ष जो है वो सूचित करेंगे और इन्विटेशन देंगे। तो अभी आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधा कि जिस तरीके से महंगाई में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर 18 जुलाई को आरजेडी की तरफ से राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुपौल में कोसी का कहर लगातार जारी है। कोसी का जलस्तर कम होने की वजह से तटबंध के भीतर बसे गांव कटाव से प्रभावित हैं। वहां खुनखना पंचायत के 25 घर कोसी के कटाव से प्रभावित हैं और लोगों ने ऊंचे स्थानों पर सहारा लिया है। हालांकि इन लोगों को अभी तक प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। यहां तक कि लोगों के पास नाव तक की व्यवस्था नहीं है और लोग जान जोखिम में डालकर छोटी नाव से यात्रा कर रहे हैं। पानी हेल के आबै छियै, भरि छाती डूबल जाइत रहियो। हाँ, कोई देखियो सुने वाला नहीं छ। भरि रात खेलिया, दिमाग में भूखले जाए छियै। 10 रुपया आते तो सब्जी साग ला के जेबै। पानी सर बहुत आ गया, घर घर पानी घुस गया, सब चीज भिज गया, सब चीज। और आने में दिक्कत यही है, खाली घाट पे नाव है, नहीं तो कोई प्रबंध नहीं। पानी में दिक्कत किसी भी नाव पर तो अपना चढ़ कर जाते, ऊंचा जगह पर अपना खा पी रहे। पानी के समय में तो और दिक्कत हो जाती हो कि जब पानी बढ़ता है, फिर कैसे पढ़ाई मैनेज करते हो तुम लोग? पढ़ाई यहाँ से जाते हैं, फिर पढ़ के आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर गांव सब में पानी है, इतना पानी। घर में भी पानी है? नहीं, अभी घर में नहीं है, लेकिन आ जाता है घर में भी पानी।
अररिया के शहरी इलाके में परमान नदी से कटाव तेज हो गया है, लिहाजा शहर के वार्ड नंबर 11 और 12 के लोग अपने मकान और शौचालय तोड़ रहे हैं। डीएम के आदेश के बाद भी अब तक कटाव निरोधक कार्य शुरू नहीं हुआ है। नदी के कटाव की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश कुमार। अररिया शहर में परमान नदी अपना रौद्र रूप दिखलाना शुरू कर दिया है। तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि शहर के अररिया शहर का यह इलाका है और परमान नदी जो है शहरी इलाकों में धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, कटाव तेज़ है। हम बतला दें कि अभी हम वार्ड नंबर 11 और 12 के इलाके में हैं, खरैया बस्ती कहा जाता है इसे। और यहाँ पर देखिए पीसीसी सड़क जो थी वो परमान नदी में समा गई है, बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गई है और यहाँ पर हज़ारों की जो आबादी है वो धीरे धीरे बेघर होती नज़र आ रही है। हम बतला दें कि नदी के बीचों बीच कभी 100 से 150 घर हुआ करता था और अभी जो है वहाँ से उस गांव के बीचों बीच जो है परमान नदी बह रही है। लोग अपने घर और मकान को जो है तोड़ने में लगे हैं। बतला दें कि यहाँ पर एक शौचालय हुआ करता था और देखिए किस तरीके से कटान की वजह से जो ग्रामीण है वो इसे तोड़ने को मजबूर है। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद लुकमान। मोहम्मद लुकमान जी। क्यों तोड़ रहे हैं? नदी की वजह से, नदी कट रहा है, घर कट गया। हाँ, इसलिए घर लेके चले गए। ये बाथरूम बचा लास्ट में, उसको भी तोड़ रहे हैं। बाथरूम भी तोड़। ऐसा ये बताइए कि ये नदी इधर कब से आई, कितना घर जो है डूब गया यहाँ? यहाँ से 2500 साल की नदी बहुतों घर काटा, बेघर बना दिया। कहीं कहीं कोई ब्याह सगाज में कोई अपना खरीद गया, कोई कहीं सब रिच्छित हो गया। कोई कितना परिवार बेघर हुआ होगा? घर बहुतों परिवार हो गया, कम से कम हजारों परिवार हो गया। अच्छा, बेघर। अच्छा, हाँ, यहीं तहीं घर बना लिया, जिसको जहाँ मौका लगा। कोई ब्याह सगाज में, कोई यहाँ कोई वहाँ, सब बना कर अपना रह रहा है। नदी बह रही है अभी। हाँ, पर पहले घर हुआ करता था। हाँ, पहले घर यहाँ था। कितना घर था यहाँ? अब यहाँ तो कहीं 100 घर था, मगर अभी अंतिम में आखिर में आकर हमारे घर मोहम्मद साहब घर में नदी कट गया अभी, क्योंकि हम अभी बेघर होकर के हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद ईसा। सबसे बड़ी बात है कि आज से 5 साल पूर्व का जो नदी का जो कटाव हो बहुत विपरीत स्थिति में हो गया है। नदी 1 किलोमीटर दूरी में था, 1 किलोमीटर दूरी 3 साल के अंदर में लगभग गांव के अधीन में सट गया है। हम लोग अपने स्तर से माननीय जिला पदाधिकारी महोदय को पूर्व में भी 2019 को भी दिया, 2020 को भी दिया। किसी तरह का वो लोग आते थे और देख के चले जाते थे। अररिया नगर परिषद क्षेत्र का यह वार्ड नंबर 11 और 12 है, जहां पर परमान नदी अपना रौद्र रूप दिखला रही है। लगातार जो कई कच्चे मकान हैं उसको लीलते जा रही है। कई मकान जो हैं इस नदी में समा गए हैं। अब डीएम बीते 2 दिन पूर्व जो है हमारी खबर का संज्ञान लेते हुए यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने फ्लड कंट्रोल और जल निस्सरण विभाग को जो है इसकी जिम्मेदारी दी है, ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द जो कटाव निरोधक कार्य है उसको किया जा सके। तो लोगों में भी एक उम्मीद जगी है कि अब जाकर कहीं पर कटान जो है वो रुक सकेगा, लेकिन कब तक यह होता है यह देखना होगा। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ का पानी अब पूरी तरह से फैल गया है। गांव की सड़कों पर कई फीट बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से सड़क यातायात पूरी तरह से बंद है। ऐसे में गांव के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है और लोग नाव से ही आने जाने को मजबूर हैं। स्थिति यह है कि जिस सड़कों पर बाइक दौड़ती थी वहां नाव चल रहे हैं। सड़क किनारे का नजारा किसी बंदरगाह से कम नहीं दिखता है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से लोग नाव से आवाजाही करने को मजबूर हैं। यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आता है और ये बाढ़ का लमसम 4 महीना रहता है। 4 महीना इस क्षेत्र के जनता को इस पानी में सिर्फ एक नाव ही सहारा है। बाकी किसी रोड सड़क का संपर्क नहीं है। जो लोग ये कुशेश्वर मार्केट आएंगे, अपने घर जो है सुरक्षित जाएंगे। इस नाव से लोग को इस बाढ़ में आना और जाना, अचानक आंधी तूफान आ जाता है तो नाव से भी घटना होता है। हर दिन लग जाए 3-3.5 किलोमीटर दूरी है। मजबूरी हर चीज हमरा नाव से व्यवस्था है।
लेटरिन भी नौवे से करऽ पड़ै छै, घास भूसा जे भी छै नौवे से छै, मार्केटिंग करै छियै नौवे से करै छियै, भरि दिन आबै छियै, भरि दिन मार्केटे में रहै छै। और देखिए, बिहार में बाढ़ पर जल संसाधन मंत्री संजय झा के ट्वीट के बाद सियासी घमासान मच गया है। विपक्षी दलों ने जहां सरकार पर निशाना साधा है, वहीं सहयोगी दलों ने इस पर सरकार का बचाव किया है। अरे आपके जनता की 20,000 करोड़ की संपत्ति हर साल डूब जाती है और आप ट्विटर खेलते हैं, फरक्का डैम का सिल्ट पे इल्जाम लगाते हैं। अरे आपके पटना में गंगा बहती है, इसका सिल्ट आप क्यों नहीं हटवाते हैं? केंद्र में 6 साल से आपका समर्थन है और आप आई वॉश करने का काम कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। आई वॉश मत कीजिए, जनता की संपत्ति बह जा रही है, जनता आक्रोशित है। आप जमीन पे उतरिए और बिहार को बाढ़ से बचाइए, जो लोगों की संपत्ति बह रही है उसको बचाइए। सामने गंगा है, नमो गंगा करने से नहीं होता, इसका सिल्ट निकालिए। देखिए, बाढ़ जो है बिहार की आम जनता के लिए आफत है, लेकिन बिहार की भाजपा जदयू सरकार के लिए कमाई का जरिया है। इसलिए आपने देखा होगा कि साल दर साल बाढ़ की विभीषिका बढ़ रही है। मतलब साल दर साल यहाँ के तटबंध कमजोर हो रहे हैं, बांध कमजोर हो रहे हैं, मरम्मत ही नहीं की जा रही है तो कमजोर हो रहे हैं। तो एक मोटी कमाई है जिसका हिस्सा सब में बंट रहा है। बाढ़ बिहार के अंतर्गत जो प्रत्येक वर्ष होता है, तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का भी जो प्रयास है वो भी सबके संज्ञान में है कि किस प्रकार से डैम का निर्माण करके वहाँ राहत किया जा सके बिहार के दृष्टिकोण से। और अभी भी केंद्र की सरकार अनेक योजनाओं के तहत इसके विचार और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय विषय पर नेपाल की सहभागिता की जितनी प्रामाणिकता होगी उसके तहत ही आगे बढ़ने का काम हो सकता है। तो एक म्यूचुअल विषय है, तो केंद्र और राज्य दोनों समन्वय भाव से यह चाहती है कि बिहार में इन सब चीजों से निजात मिल पाए। बागमती, गंडक, कमला, महानंदा, बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो नेपाल के रास्ते बिहार आती हैं और गंगा में मिलती हैं। जब नेपाल में अति वर्षा होती है तो इन नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और बिहार में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए जरूरी है कि नेपाल में इन नदियों पर हाई डैम बने। भारत नेपाल के बीच इस मामले पर दशक से वार्ता चल रही है, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। वहीं बिहार में बाढ़ की त्रासदी पर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बाढ़ का खतरा कम करने के लिए सरकार नदियों को जोड़ने पर विचार कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की मृत नदियों को पुनर्जीवित करने पर भी सरकार काम कर रही है। ये है कि हम लोग ये जरूर अब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को बहुत होप हो नहीं रहा है कि नेपाल में चीजें क्योंकि उस स्पीड में या ऐसे नहीं हो रही है जो हम लोगों ने सोचा था। तो अब हम लोग ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में कि बिहार के अंदर जो छोटी छोटी नदी है उसको कैसे अगर इंटरलिंक करके इसके प्रभाव को अगर कम कर सकते हैं, खत्म की बात तो नहीं कर सकता हूँ, तो वो जरूर हम लोग 1-2 जगह मॉडल के रूप में एक्सपेरिमेंट बेसिस पर कोशिश करेंगे कि भाई ये करके देखें और उससे अगर उसका कुछ प्रभाव कम हो सके तो फिर आगे और जगह इसको इम्प्लीमेंट। यह बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि नदियों को जोड़ने की योजना जिसके बारे में अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने शुरुआत की थी, तो बिहार अपने नदियों को जोड़ने की कोशिश करेगा अपने बूते या फिर केंद्र सरकार के बूते? क्या है सर, प्लान क्या है? नहीं, ये सरकार अपने बूते ही और मुख्यमंत्री जी का भी कंसर्न है। कल भी मीटिंग ली है उस पर उनका और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ये करके देखिए कि अगर बहुत सारा आपको रिवर है वो डेड हो गया तो उसको अगर खुदाई करके अगर उसको जिंदा करते हैं और वहां पर अगर पानी डाइवर्ट होता है एक प्लस अगर जो छोटा छोटा नदी है, ये तो बड़ा नदी में बताया नेपाल से आता है, जो इंटरनल रिवर है उसको अगर लिंक करके और वाटर मैनेजमेंट या पानी को हम लोग होल्ड कर सकते हैं, जहां ज्यादा पानी जिस रिवर में है उसको दूसरे रिवर में जहां कम है उसको डाइवर्ट कर, इंटरलिंकिंग का यही मतलब हुआ कि फ्लड के टाइम में उसको डाइवर्ट कर दिए दूसरे रिवर में। तो वो 1-2 जगह डिपार्टमेंट में हम लोग इसको ऑलरेडी इस पर बातचीत चल रही है, जो एक्सपर्ट लोग हैं उसमें एडवाइस कर रहे हैं। तो वो अगर कुछ हो पाता है तो उसका ये एडवांटेज होगा कि अगर 1-2 जगह सफल हो गया ये चीज, एक हम लोग नॉर्थ बिहार और एक साउथ बिहार में करने का सोच रहे हैं अभी जो इनिशियल जो स्टेज है, तो हम लोग आने वाले टाइम में इसको फिर आगे और इसका स्कोप बढ़ाएंगे और इससे कोशिश करेंगे कि जो पानी आता है उसको कम से कम बाढ़ का प्रभाव रहे, कम से कम वो प्रयास तो हम लोग जरूर कर रहे हैं।
शिक्षा विभाग ने कड़ी निगरानी में बिहार में छठे चरण के शिक्षक बहाली के लिए काउंसलिंग जारी है। सरकार का लक्ष्य है कि 15 अगस्त तक बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि नियोजन इकाइयों में किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई है और अब तक 16,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। नियोजन के बाद अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी होगा। घड़ियां खत्म हुई, अब धीरे धीरे अब ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है। बाकी जो जिले हैं वहां पर अलग अलग नियोजन इकाई में जो है अब शिक्षक नियोजन चल रहा है। क्या कहेंगे, पूरी व्यवस्था कैसे? आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि बहुत ही सही तरीके से हमारी नियोजन प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने अधिकारियों को, जिनके देखरेख में यह काम इतना सुचारू रूप से और इतना पारदर्शी तरीके से हो रहा है कि आप स्वयं देख रहे हैं कि संपूर्ण बिहार में यानी हर जिले, हर प्रखंड में नियोजन प्रक्रिया चल रही है और कहीं से भी कोई शिकायत नियोजन के संबंध में किसी को छोड़ देने का या अधिक अंक वालों को छोड़ के कम अंक वालों के कर देने का, इस तरह की कोई स्पष्ट शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हो रही है। कुछ जगहों पर जो नियोजन इकाई से जुड़े गैर सरकारी लोग हैं, उन लोगों के तरफ से कुछ व्यवधान किया गया है, तो उसके लिए तो आवश्यक कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले सुधीर कुमार चौधरी को सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा फैन माना जाता है। सुधीर का शरीर भारत के रंग से रंगा रहता है। जहां भी सचिन मैच खेलने जाते हैं, सुधीर हाथों में तिरंगा और शंख लेकर पहुंच जाते हैं और भारतीय टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सचिन के संन्यास लेने के बाद सुधीर ने तय किया है कि वो अपने भगवान यानी सचिन तेंदुलकर के लिए एक मंदिर बनवाएंगे और भगवान की जगह सचिन की मूर्ति लगाएंगे और उसके उद्घाटन के लिए सचिन तेंदुलकर को बुलाएंगे। सचिन सर क्रिकेट से संन्यास लिए हैं, आज भी मेरे दिल में है और उनको याद कर आज भी हम टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए सचिन सर की बदौलत ही मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जहां भी मैच होती है सचिन सर को बोलते हैं और फ्लाइट टिकट, वीज़ा सारा बंदोबस्त वो करते हैं और हम टीम इंडिया को चीयर करते हैं। लोगों का यही रुझान है कि मैं 2003 में सचिन सर से पहली बार मिले और सचिन सर, सुधीर जी आप इतने बड़े फ़ैन हैं तो सचिन सर को कभी बुलाइए। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, जैसे मेरी सोर्स ऑफ इनकम आने लगी, मैं एक छोटा ही मंदिर बनाऊँगा, उतना विशाल तो नहीं, बनाने की कोशिश करूँगा अगर कुछ मिलता है तो, लेकिन सचिन सर की मंदिर बनाऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि सचिन सर ही उस मंदिर को उद्घाटन मतलब करें। और इसी बीच आरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरा में कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फायरिंग में दुकान का एक कर्मचारी भी घायल बताया जा रहा है। वहीं 3 अपराधियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। दुकान में घुसकर ये गोली मारी गई। कोइलवर के सकड्डी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए, आरा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस दौरान एक दुकान के एक स्टाफ को भी गोली लगी है। और आपको बता दें कि 3 की संख्या में अपराधी थे और तीनों अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।